अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा। सिर्फ उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और हमारा शो भी देख रहे होंगे, क्योंकि ये 9 से 11 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। उम्मीद करती हूँ कि इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी इन्फॉर्मेशन हासिल होती होगी जिसके मुतालिक आप जानने की कोशिश कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर ज़रूर करते होंगे। और हम भी उन तमाम तो चीज़ों को ज़्यादातर हाईलाइट करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रही होती हैं। वो कोई भी इशू हो सकता है, वो सेहत से रिलेटेड हो सकता है, वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, वो हमारे मेट्रो कोई भी इशू हो सकता है। तो उसको हम रिलेट करने की और हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग अपने प्रोग्राम का आगाज़ किसी अच्छी बात के साथ करते हैं और आज हमने बात करनी है दोस्ती के हवाले से। अरबी में ना जनाब किसी दोस्त को 13 अलग अलग दर्जों में देखा जाता है, यानी उनके यहाँ दोस्ती के जो मखसूस इकसाम और उसके दायरे होते हैं। ज़्यादातर दोस्त लेवल 5 या इससे नीचे वाला जो दर्जा है ना उसके होते हैं और इससे ऊपर बहुत ही कम दोस्त होते हैं जो आपके बन पाते हैं। और आज हमने इस दर्जा बंदी को देखना है और फिर हमने अपने ताल्लुकात पर कयास आराई करते हैं कि हमारे तमाम दोस्त कहाँ स्टैंड करते हैं और मतलब हमारे जितने भी इस वक्त हमारे पास दोस्त हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हमने उस पर बात करनी है। सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है जनाब ज़ुमैल। ज़ुमैल ऐसा शख्स है जिससे आप सिर्फ मुलाकात की हद तक वाकिफ़ होते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा कैटेगरी आती है वो आती है जलीस। वो ऐसा शख्स होता है जिसके साथ आप कुछ वक्त बग़ैर किसी परेशानी के गुजार सके। तीसरी कैटेगरी आती है सुमेर। ऐसा शख्स जिसके साथ बातचीत करने में आपको कोई झिझक महसूस ना हो रही हो, आप इजीली आप उसके साथ कोई भी बात कर सकते हैं। ये वो मकाम होता है जहाँ से जो आपके मामलात हैं या आपकी दोस्ती होती है वो संजीदा होना शुरू होती है। उसके बाद जनाब जो चौथा जो कैटेगरी है वो आती है नदीम। ये है पीने पिलाने वाला एक साथी। मैं वो वाला पीने पिलाने वाला साथी नहीं कह रही, मैं चाय वाला पीने पिलाने, जिसके साथ आप चाय कोल्ड ड्रिंक्स बैठकर आप पीते हैं और फुर्सत के लम्हों में उन चीज़ों को याद करते हैं और अपने अपने वो जो खुशगवारियत होती है ना उसको मज़ीद इन्हांस करते हैं। और जिससे कभी कभार मुलाकात करना आपको लगता है कि ये लाजिम है, हफ्ते में एक दफ़ा तो उस बंदे से मुझे मिलना ही मिलना है जो मेरे मिजाज को और भी ज़्यादा खुशगवार बना दे। इसके अलावा आ जाता है जनाब पांचवी कैटेगरी आ जाती है साहिब। ये ऐसा शख्स होता है जो आपकी खैरियत के लिए फ़िक्रमंद होता है। यहाँ से हम किसी भी शख्स के साथ दोस्ती के हकीकी मकाम की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है रफ़ीक। ये ऐसा शख्स होता है जिस पर आप इन्हसार कर सकते हैं, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पर आप इतना भरोसा करते हैं कि आपकी छोटी मोटी जो परेशानी है उसमें वो काम आता है। आप उनके साथ अपनी छुट्टियां भी गुजारना, मतलब अपना फारिग वक्त गुजारना चाहते हैं, उनके साथ अपना फ्री टाइम गुजारना चाहते हैं और आपको अच्छा लगता है उसके साथ टाइम गुजारना। ये आ जाती कैटेगरी। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो आती है सिद्दीक। ये एक आपका सच्चा दोस्त होता है। सिद्दीक से हमें मायने भी इसके पता चल जाते हैं। और ये एक ऐसा शख्स होता है जो आपसे किसी भी मतलब या काम पूरा करने के लिए दोस्ती नहीं रखता, बल्कि इससे आपके बेलौस और खालिस ताल्लुक़ होते हैं, आपके खालिस रिश्ता होता है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो होती है खलील। एक करीबी दोस्त होता है, कोई ऐसा शख्स जिसकी मौजूदगी आपको खुशी का एहसास देती है, जिससे आपको कोई भी मनफी वाइब्स नहीं आती, नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही होती हैं। जब वो आपके इर्द गिर्द होता है तो आपको अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं, आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और आपको अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है उन दोस्तों के इर्द गिर्द रहने की। इसके बाद आ जाती है अनीस। ये ऐसा शख्स होता है जिसकी मौजूदगी में आपको राहत महसूस होती है, आपको सुकून महसूस होता है। आप चाहे उससे कोई बात भी ना कर रहे हों मगर उसका आपके साथ सिर्फ होना ही सुकून के बायस होता है। क्या बात है जनाब, ये भी एक कैटेगरी है। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो है निजी, यानी एक काबिल भरोसा, काबिल एतमाद शख्स आपकी ज़िंदगी में हो। ऐसा शख्स हो जिस पर आप गहरा एतमाद कर सकें, जिसके ऊपर आप आंखें बंद करके एतमाद करें, आपको 1% के मुताबिक बराबर भी उसके ऊपर जो है ना डाउट ना हो, वो वाला शख्स होता है। उसके बाद आता है सफ़ी। आपका बेहतरीन दोस्त होता है, कोई ऐसा शख्स जिसे आप दूसरे दोस्तों पर फ़ौक़ियत देते हैं। बाकी सारे फिर आप उनको
थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, वो एक ऐसा शख्स होता है जो हर चीज़ में आपके साथ खड़ा हुआ होता है। आप उसको फाकियत देते हैं हर चीज़ में, हर इवेंट पे, आप हर बात में उसको कहते हैं कि मैं उसको जाके बताऊंगा तो शायद मुझे सुकून आए। इसके बाद आता है करीन, ऐसा शख्स जो आपसे अलग ना हो, आपका दिल दिमाग एक दूसरे से मिलता जुलता हो, आपके ख्यालात और मिजाज एक दूसरे से मिलते हो, ना सिर्फ आप एक दूसरे को जानते हो कि वो क्या इस वक्त सोच रहा है, बल्कि वो भी आपके ख्यालात से वाकिफ़ हो, आप दोनों एक दूसरे के मुकम्मल तौर पर मिजाज आशना हो। ऐसे लोग मेरा ख्याल है बहुत कम मिलते हैं हमें, लेकिन अगर ऐसे लोग आपके पास हैं तो यकीन जाने कि यू आर द ब्लेस्ड पर्सन। इसके बाद जो लास्ट वाला जो कैटेगरी है ना, ये वो कैटेगरी है, ये दोस्ती की आला तरीन शक्ल जिसे कहा जाता है, जिसमें दोस्ती के बाकी सब और साफ के साथ ना जो दोस्त होता है वो आपको एक महबूब के दर्जे तक आप उसको फाइज कर देते हैं कि आपको उसके साथ अच्छा महसूस होता है, आपको उससे प्यार होता है, दोस्ती वाली मोहब्बत होती है, दोस्ती वाला प्यार होता है। यानी वो इंसान जिनसे आपको बेलौस मोहब्बत होती है, जिससे एक ख़ास किस्म की अकीदत होती है, जिसे आप अपना हक भी माफ़ कर सकते हैं, इसके साथ साथ जिसे आप इस वक्त अपने पास रखते हैं और दूसरा कोई आपके पास नहीं रहता है, तब वो बंदा आपके पास होता है और उसको कहते हैं हबीब। कहते हैं ना जनाब, ये मेरा हबीब है, ये मेरा रफ़ीक है और इनसे हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। तो अरबी में ये कैटेगरीज़ है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी दोस्तियां जिन लोगों से है, आपके दोस्त जोन से है, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, किन से आप सिर्फ मिलना जुलना पसंद करते हैं। बहुत से ऐसे कलीग्स होते हैं हमारे जिनके साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं, उनसे दोस्ती नहीं होती है, वो हमारे सिर्फ कलीग होते हैं कि उनसे सिर्फ मुलाकात करनी है, रोज़ की बुनियाद पर जाकर हेलो हाय काम काज की बात करनी है। बहुत से लोग होते हैं जिनका हमारे साथ बैठना हमें अच्छा लगता है, किसी के साथ हमें चाय पीना अच्छा लगता है, किसी के साथ बैठकर हमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है। तो ये वो सारी कैटेगरी आज मैंने आपको बता दी। अब आपने इसके बाद खुद से वेरीफाई करना है, आइडेंटिफाई भी करना है कि आपकी जितनी भी दोस्तियां हैं वो कहाँ कहाँ पर फॉल करती है, कौन सी कैटेगरी में आती हैं। और जो बंदा हबीब वाली कैटेगरी में आता है ना, समझे कि वो आपका सच्चा पक्का दोस्त है और उसको आपने पकड़ के रखना है सारी ज़िंदगी। वो आपका कह ले कि अच्छे वाला दोस्त है जो आपको सारी ज़िंदगी सपोर्ट करेगा, मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए, आपको जनाब जो है ना मोटिवेशन देगा। तो ये आज का पैगाम था, बल्कि एक स्टोरी थी जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी है पूरी। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब। आज हम तालीम के हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बच्चों की तरबियत के हवाले से ना अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो ख़ुद की बजाय स्कूल मैनेजमेंट से शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारा बच्चा बदतमीज़ हो रहा है, ज़िद कर रहा है, नंबर्स कम ले रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? ये इंतज़ामिया से सवाल किया जाता है। आखिर वालिदैन की इस हवाले से क्या ज़िम्मेदारी है, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। क्या सिर्फ किताबें लेके दें, बेहतरीन यूनिफॉर्म लेकर दें, स्कूल वैन लगवाई और बस इतनी ज़िम्मेदारी है? बाकी का काम फिर हम क्या करते हैं, स्कूल इंतज़ामिया ही उसे पढ़ाने वाली टीचर्स के ऊपर ज़िम्मा डाल देते हैं। प्राइवेट स्कूल सिस्टम पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई जाती हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे मुआशरे से प्राइवेट स्कूल्स ख़त्म कर दें तो क्या हमारा सरकारी निज़ाम तालीम इस बोझ को उठाने की अहलियत और सलाहियत रखता है? इसका जवाब मुझे ये लगता है कि नहीं ही होगा, क्योंकि बहुत से वालिदैन अपने बच्चों की तालीम के लिए उन्हें बैरून मुल्क तक जाने को तरजीह देते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उन्हें बाहर भेजते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जाना या बच्चे को भेजना गवारा नहीं होता हमें। हमारे बच्चों पर बैग्स का बोझ जितना होगा उतना स्कूल अच्छा तसव्वुर किया जाएगा, क्योंकि यकसा निज़ाम तालीम क्या है ये हमें पता ही नहीं है, या क्या हो सकता है आने वाले दिनों में इन फ्यूचर। और बच्चे की तरबियत की ज़िम्मेदारी वालिदैन की है या असातिज़ा की है, इस पर आज हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रज़ा रहमान साहब माहिर तालीम मौजूद है। रज़ा साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जागो लाहौर टीम का बहुत शुक्रिया, इतने अहम टॉपिक पे आपने गुफ्तगू रज़ा साहब, क्योंकि ये टसल आपको पता चलती रहती है, कंपैरिजन चलता रहता है कि सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल ये सारा कुछ, तो कहा जाता है कि बच्चे की जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद होती है।
वहीं से बच्चा सीखना शुरू करता है। लेकिन हम जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है तो वालिदैन अपनी सारी जिम्मेदारियां टीचर्स या स्कूल इंतज़ामिया पे क्यों डाल देते हैं कि हमने सिर्फ अब अगर बच्चे ने कुछ भी सीखना है ना, अब वो स्कूल से ही सीख के आएगा, हमारी जिम्मेदारी शायद नहीं है। जो पहले हमारे घरों में बताया भी जाता था, पढ़ाया भी जाता था, जब हम स्कूल से आते थे तो एक पेरेंट, अभी भी शायद ये होता होगा, कहीं ना कहीं कल्चर है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादातर जिम्मेदारी ना हम लोग स्कूल के ऊपर छोड़ देते हैं कि यही हमारे बच्चे की तालीम भी देखे और तरबियत भी करे। जी बिल्कुल मुनीबा, देखें हमारे शुरू से हमारे घरों में एक बात कहा जाती थी कि हमारे घरों में ये रवायत है, हमारे ख़ानदान की ये रवायत है और ये हमारी वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ को वालिदैन ही बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये बात वालिदैन को कहीं लिख के रख लेनी चाहिए। स्कूल बच्चों को डिसिप्लिन कर सकता है, नॉर्म सिखा सकता है, स्टैंडर्ड्स बता सकता है, एक एटमॉस्फेयर दे सकता है जहाँ पे वो सोशलाइजेशन कर सकता है, बहुत सारे दूसरे बच्चों के साथ बैठ सकता है, देख सकता है, सीख सकता है। सबसे पहले हम देख के सीखते हैं बच्चे। तो स्कूल ये जो आपको सीइंग एंड लर्निंग जो है ये वो आपको एटमॉस्फेयर देता है जहाँ से बच्चे हर चीज़ देखते हैं और सीखते हैं। स्कूल के अंदर अगर हम कहें कि हमारे ख़ानदान की वैल्यूज़ स्कूल आपके बच्चों में डाल दें, हमारे दीन की वैल्यूज़ स्कूल आपके बच्चों में डाल दें, तो ये उसके लिए सिर्फ 5% मुमकिन होगा। अच्छा। ये 95% वो नहीं कर सकेगा। अब वालिदैन ये चॉइस कर लें कि अगर वो 5% पे खुश हैं कि हमारी 5% वैल्यूज़ हमारे बच्चों में आ जाएं, तो फिर ठीक है, आप स्कूल को जिम्मेदारी दे दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रवायात चल रही हैं, आपकी वो जो दीनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने आपके बच्चों के अंदर वो सारी खूबियाँ होनी चाहिए जो आपके दीन ने बताई, जो आपके अपने अंदर हैं, जो आपके आबा-ओ-अजदाद के अंदर हैं, तो फिर आपको ये ज़िम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। और ये ज़िम्मेदारी वालिदैन की और सबसे ज़्यादा माँ की बनती है कि वो बच्चों के अंदर ही तमाम चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करे। देखिए हमारे यहाँ पे ना माँ को बच्चे या कोई भी, मैं हमारी एज के लोग भी, माँ हम सबसे मुकद्दम है हमारे लिए। इवन कि अगर हमारे वालिद भी कोई बात करते थे ना माँ के खिलाफ या कोई ऐसी बात जिस पे एतराज़ होता था, तो हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो माँ के साथ मिलते थे। तो माँ को तो अल्लाह ने ये क्वालिटी दी है कि वो जो चाहे करवा सकती है, मनवा सकती है और करके दिखा सकती है। तो वो बाज़ औक़ात ये बात सामने आती है कि मर्दों की और औरतों की जो सलाहियतें हैं वो किस में ज़्यादा हैं। तो मैं हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि मुझे लगता है ख़वातीन में ज़्यादा है। तो मैं चंद दिन पहले भी अपनी बेटी को बता रहा, मैंने कहा देखें बेटा, आपको ना बिज़नेस करना चाहिए और आपको बिज़नेस करने की तरगीब जो है वो आपको बीबी खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिली है, जो जिन्होंने आज से 1400 साल पहले बिज़नेस करके दिखाया और मुश्किल तरीन बिज़नेस करके दिखाया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो अब आप ये देखें कि वो कितनी ज़हीन थी, कितनी इंटेलिजेंट थी, कितना विजन था उनका। हमारा विजन तो हमारे घर के अंदर है, ये बड़ी याद है, ये साथ वाला बाज़ार है, वहाँ पे दुकान खोल लेंगे, चले लाहौर शहर में कोई काम कर लेंगे। लेकिन आप देखें वो कितने ममालिक में दुनिया के अपना सामान भेजती थी और वहाँ से मंगवाती थी। तो आप उनके विजन से ये अंडरस्टैंडिंग लें कि वो भी आपकी तरह की एक खातून थी, आप भी उनकी तरह की खातून हो। तो अगर आप उनके पास इतनी नॉलेज, इतना उनका विजन है, तो वाई नॉट अदर बच्चियों के अंदर या आपके अंदर क्यों नहीं है? लेकिन रज़ा साहब, कहा जाता है कि अब जैसे ये डिजिटल दौर है, डिजिटल बच्चे हैं ये, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी कह लें कि जनरेशन का कुछ और था, अब जो न्यू जनरेशन आ रही है वो एक डिजिटल दौर की उसमें रह रही है। तो उनको किस तरह अपनी रिवायात के साथ आशना कराया जा सकता है? वो तो डिफरेंट है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गैप है हमारे में और उनके अंदर, फिर ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। देखिए ये इसमें फ़ायदे भी हैं और आसानियाँ और मुश्किलात दोनों चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन आपको लगता है कि ये रीज़न वैलिड है कि जी वो डिजिटल दौर के बच्चे हैं तो उनको अपनी रिवायत से आशना नहीं कराया जा सकता? देखिए डिजिटल दौर के बच्चों के लिए ज़्यादा आसानी है। अच्छा। उनके पास तो हर चीज़ का डाटाबेस मौजूद है। हमारा दौर था या मेरा दौर था तो हमें जो हमारे वालिदैन ने बताना, हमें लगना ये 100% ठीक है। हो सकता है वो भी गलती कर रहे हों और हम अपने वालिदैन से कभी इख्तलाफ नहीं करते थे। और हमारे से पहले वाली जनरेशन भी शायद ऐसी थी और आने वाली भी ऐसी थी। लेकिन जो आज की जनरेशन है वो पहले तहकीक करती है, उसको कोई बात दीन की बताई जाए वो सवाल करती है, वो उसको गूगल सर्च करती है। बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिस पे जाके वो चेक करती है कि जो बात हमने बताई है वेदर वो ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर वो ठीक है, वो कुरान के मुताबिक है, तो वो रेडी है उसको फॉलो करने के लिए। वो चाहती है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी बातें मानें, लेकिन उसके वो पूरा पहले आपसे रेफरेंस मांगेंगे, रेफरेंस को रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये इस जनरेशन की खुशकिस्मती है। अच्छा। ये इस जनरेशन के लिए आसानी है और ये जनरेशन चाहेगी तो ये जो पिछली जनरेशन्स हैं उनसे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि इनके पास बेहतरीन नॉलेज मौजूद है, इनके पास मुकम्मल तालीम मौजूद है और इनकी एक्सेस में मौजूद है। देखें हमारे ज़माने में तो, या पिछले आज से 20 साल 30 साल 40 साल पहले कह लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें एक बंदे से सुनी और वो आगे सीना बसाना आगे जाती रही और सिर्फ सुनने के ऊपर हम बिलीव करते थे
और उसी सुनने के वो हम आगे फिर उसी पे इम्प्लीमेंट भी करते थे। तो आज का बच्चे के पास तो बड़ी आसानी है कि पहले वो उसकी तहकीक करे, तहकीक करने के बाद उसको वो इम्प्लीमेंट करे। और डेफिनेटली जब बच्चे इस तरह तहकीक करने की आदत डालते हैं, और जो आजकल का जो मॉडर्न कल्चर है, या जिन्हें मॉडर्न स्कूल्स कहा जाता है या जिन्हें प्राइवेट स्कूल्स भी कहा जाता है, वो बच्चों को देते हैं इस तरह के टास्क जिसमें जिसे रिसर्च वर्क कहा जाता है, जिसे एक टीम वर्क कहा जाता है। तो ये टीम वर्क स्कूल में सिखाने की रीजंस भी ये होती हैं कि बच्चों ने जो काम भी अपनी ज़िंदगी में करना है वो हर चीज़ के अंदर वो रिसर्च करें, हर चीज़ में वो तहकीक करें कि इसका ये शुरू कहाँ से हुई थी और इसको अब ये कहाँ खड़ी है और इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जानी चाहिए। देखिए रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा ना, आया ये हमारे लिए ठीक है भी है कि नहीं है, हमें इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी भी है कि नहीं करनी है, हमें इसको आगे अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना भी है कि नहीं चलना है। लेकिन जो जिस थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम रह रहे हैं, यहाँ तो रिसर्च का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बिल्कुल ऐसे हम तो रट्टा लगाने वाली कौम थे शुरू से, और आज तक हमारा 120 साल हो गया हमारा सिलेबस करिकुलम वैसे का वैसे ही है, वैसे ही रट्टे के ऊपर बेस कर रहा है। लेकिन जो अगर आप अंग्रेजों को देखें या आप दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज को देखें तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड, वो रिसर्च बेस्ड। हमारे यहाँ सड़कें बन रही होती हैं, पुल बन रहे होते हैं, इतने पुल बन रहे होते हैं कि आपको पुलों के नाम भूल जाते हैं। वहाँ इसी तरह लेबोरेटरीज बनती थी, वहाँ इसी तरह लाइब्रेरीज बनती थी। तो वहाँ पे बच्चों को रिसर्च के लिए जो चीज़ें मुहैया की गई, उसी से उन्होंने आज टेक्नोलॉजी को जहाँ तक पहुँचाया है, वो उसमें इन सब चीज़ों का किरदार है। हमारे पास सिर्फ ये रोड्स दिखाने के लिए, कहते हैं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास ये बजट नहीं है, तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, सब कुछ होता है, नियत नहीं होती है हमारी, प्रायोरिटी पे नहीं होती है हमारी। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि जो हमारी यहाँ की लोगों की समझ और अकल है, वो उसका एक जो लेवल है ना, वो मार्केटिंग के लेवल पे खुश हो जाते हैं। हम देखते हैं कि रोड्स बन रही हैं, हमें लगता है हुकूमत ने कमाल कर दिया, वाह 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 क्या काम किए हैं, पुल बना दिया, ओहो हो ये तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता था, ये तो हमारे वज़ीर आला साहब ने कमाल कर दिया। तो हम इतनी सी समझ के ऊपर बहुत खुश हो जाते हैं, जबकि हमें मालूम ही नहीं है कि जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है वही एक अंग्रेज़ के पास है, वही एलॉन मस्क के पास है, वही बाकी जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े इन्वेंटर्स हैं, उनके पास भी इससे मिलता जुलता नॉलेज और इसी तरह की अक्ल, समझ, बूझ, दिमाग ऐसा ही है ना जी। तो उन्होंने उसी को इस्तेमाल करके वो यहाँ तक इस टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं। तो हमने तो सिर्फ जो हमें चूँकि जो दायरा कार, जो शुरू में आपने बात की ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल क्यों ऐसा है और प्राइवेट स्कूल्स का भी ऐसा है, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल का बहुत फ़र्क है। वालिदैन को ये बात मालूम है कि हाँ जी गवर्नमेंट स्कूल बहुत नीचे है और प्राइवेट स्कूल बहुत बेहतर है, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल भी इंटरनेशनल स्कूल से बहुत नीचे है। उनको ये बात नहीं मालूम है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है प्राइवेट स्कूल्स का। हाँ, हम खुश हैं उस स्टैंडर्ड पे, क्योंकि हमें लगता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर है। वो बेहतरी की वजह से हम उसके स्टैंडर्ड को मान लेते हैं। अब यही जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो हमारे मुल्क में तो बहुत कामयाब हैं। फ़र्ज़ करें इनको जाके कहा जाए कि आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर लोगों के साथ कम्पीट करें, वहाँ इन्हें क्या जॉब्स मिलती हैं? वहाँ तो ये स्किल वर्कर की जॉब करते हैं, आम वर्कर की जॉब करते हैं, बहुत निचले लेवल पे जॉब करते हैं। वहाँ के लोगों के साथ ना उनका आईक्यू लेवल मिलता है, ना उनका मेंटल लेवल मिलता है, ना उनकी अप्रोच मिलती है, ना उनकी रिसर्च मिलती है। वो तो आप आपस में किसी तरह से मैच ही नहीं कर सकते। वो तो वाज़े फ़र्क नज़र आता है कि इन दो इंसानों का ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये हम अपने प्राइवेट स्कूल को ये नहीं कह सकते कि वो बहुत अच्छा है और वो इंटरनेशनल में आर के हैं। नहीं, इंटरनेशनल में आर के नहीं है। हाँ, वो गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर हैं, वो गवर्नमेंट स्कूल से बेहतर हैं। और हमारे चूँकि यहाँ वालिदैन का जजमेंट करने का तरीक़ेकार ये है कि वो चीज़ इससे बेहतर है तो ये बेहतर है, तो इसलिए वो स्कूल हमारे ये प्राइवेट स्कूल बेहतर है। वरना आपने अपने इंट्रो में बताया ग्राउंड्स नहीं है यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल के पास तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्कूल्स के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाए कि हाँ हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स की निस्बत प्राइवेट स्कूल बेहतर हैं, तो ये बात बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, कहीं ना कहीं मानी जा सकती है कि उससे थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देखे जाएं तो फिर तो वो भी नहीं है, फिर वो भी उसके मुताबिक नहीं आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ना एक ये भी सब कॉन्सेप्ट है कि जितना भारी भरकम बच्चे का बैग होगा ना, उससे पता चलता है कि ये अच्छे स्कूल में पढ़ता है। ये भी मार्केटिंग है ना जी। देखिए जैसे रोड बना रहे हैं मार्केटिंग है, पुल बना रहे हैं मार्केटिंग है। आप मेरे जहन को ये बता रहे हैं कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ। जो भी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये मुझे बता रही है, या हम जैसे लोगों को, हमारी साइकोलॉजी को ये समझा रही है कि कमाल हो गया, बड़े काम हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल भी यही कर रहा है, वो भी इतने इतने बड़े बैग 10 बैग देता है। मैं एज अ पेरेंट देखता हूँ यार 20 बुक्स और मेरा बेटा पढ़ रहा है, वाह यार कमाल कर गया, तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, स्कूल भी बहुत अच्छा है। ये 20 बुक्स अगर मेरे बच्चे को ये स्कूल पढ़ा देगा तो ये तो आइंस्टाइन बन जाएगा। मेरे ज़हन में ये पॉइंट आता है। और ये कल को बड़ी अच्छी आमदन
गोल्डन हासिल करेगा। तो ये मालूम नहीं है कि उन 20 बुक्स को सिर्फ दिखाने के लिए आपको मार्केटिंग के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वो आपके बच्चे को पढ़ाएं। बल्कि ये मैं तो यही हमेशा गुजारिश करता हूँ वालिदैन से कि अपने बच्चों को आप मंथली खुद टेस्ट लिया करें, ताकि आपको पता लगे वो बच्चा पहले कहाँ था और आज कहाँ खड़ा हुआ है। अच्छा, और क्या उसको आता है, क्या चीज़ उसको आनी चाहिए, क्या अंडरस्टैंडिंग है। देखें, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। क्या आपके बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है, ये वालिदैन बड़े आसानी से इस बात का फैसला कर सकते हैं। क्या उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वो आपसे बात कर सकता है, वो नेबर से बात कर सकता है, वो शॉपकीपर से बात कर सकता है। ये इसका जवाब अगर आपके पास यस है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा ठीक जा रहा है। अगर इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि वो क्या अल्फाज का इस्तेमाल ठीक करता है, चाहे वो उर्दू के अल्फाज हैं, चाहे वो इंग्लिश के अल्फाज हैं। अगर अल्फाज का इस्तेमाल ठीक करना आता है तो इसका मतलब है उसका एक्सेंट, उसकी टोन, उसका नॉलेज, उसकी वोकैबुलरी वो एक एवरेज या बैलेंस लोगों के मुताबिक है। तो ये चंद चीज़ों पे अगर गौर वालिदैन खुद करना शुरू कर दें क्लास टू क्लास, तो मेरा ख्याल है कि उनको ये मालूम हो जाता है कि हमारा बच्चा ठीक पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। वो उसको एवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या कैसे। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएं, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि बच्चे को किस उम्र में भेजना चाहिए स्कूल? देखिए वो हाँ, पहले भी आपके चैनल पे बात हुई, बड़ी अच्छी बात हुई, काफ़ी वायरल हुई थी वीडियो, उसके बाद काफ़ी चैनल्स ने बात की इसके ऊपर। देखिए, हमारे यहाँ पे तो जो निज़ाम तालीम बना हुआ है वो तो कहता है कि आप 3 साल के बच्चे को हमारे पास स्कूल में भेजें, प्ले ग्रुप के अंदर, प्ले ग्रुप में भेज दें। मेरी वैसे ज़ाती पर्सनल राय ये है कि वो 5 साल में बच्चे को जाना चाहिए, लेकिन हमारा दीन ये कहता है कि बच्चे को 7 साल की उम्र तक आप अपने साथ लगा के रखें। मेरी ज़ाती राय सिर्फ इस बेस के ऊपर है, जो कि गलत हो सकती है, कि हमारा करिकुलम बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा है। तो जब बच्चा 7 साल की उम्र में स्कूल आएगा तो वो कवर करना उसके लिए मुश्किल होगा। और फिर वो जब ABC से पढ़ेगा, या वो फ़र्ज़ करेंगे क्लास 1 में भी आता है, तो उसके पास तकरीबन 1 क्लास में 1000 पेजेस हैं जो बच्चे ने पढ़ने हैं। ये किसी अकले कुल को बताएं कि 1000 पेजेस एक 1 क्लास का बच्चा कैसे पढ़ेगा। ये हमारे करिकुलम डेवलपर्स को बताने की ज़रूरत है कि 1000 पेजेस आप कैसे पढ़ाएंगे उसको। आप उसकी रीडिंग नहीं करा सकते। चले, आपके पास कितने दिन हैं? 120 दिन बच्चा स्कूल आता है। 120 में 18 जी, ये 18 दिसंबर से आज 18 जनवरी है और बच्चों ने स्कूल ज्वाइन नहीं किया अभी तक। 1 महीने की छुट्टियां हैं जो बिला वजह दी गई हैं। ज्यादा, और वो छुट्टियां आपको पता है, लास्ट टाइम हमने शो किया था तो हमने सोचा था और हमने बात भी की थी कि शायद एक्सटेंड हो जाए। जी, आपने पहले ही पेशेंट कोई की थी एक्सटेंड होने की, एक्सटेंड हो गई और हो गई हैं। और वो भी उस वक्त की भी बात हुई थी कि चूंकि अभी मौसम ठीक है तो बच्चों को स्कूल आने देना चाहिए। जनवरी में सर्दी होगी हार्श, तो उस वक्त आप बच्चों को छुट्टियां दें, क्योंकि वाकई मौसम बच्चों के लिए बहुत खराब है, निमोनिया के केसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो अब बात ये सिर्फ यहाँ पे आ जाती है कि देखें, आप चाहते क्या हैं, हमें ये नहीं मालूम। आप क्या हमारे बच्चों को पढ़ने देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि कुछ ये बन जाएं? क्या ये हम जो ग्लोबल विलेज का नारा लगा रहे हैं, रोज़ ये बात हमारे कान में आती है कि जी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है और बच्चे जो हैं आप पूरे इंटरनेशनली जॉब्स करेंगे और इंटरनेशनल बिजनेस होगा, ये होगा, बिल्कुल ये बातें ठीक हैं। लेकिन अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें, क्या हमारे बच्चे इतने कैपेबल हैं कि वो इंटरनेशनल जॉब्स कर सकें, इंटरनेशनल सप्लाईज कर सकें, इंटरनेशनल सर्विसेज दे सकें? और क्या इंडिया के बच्चे ऐसे हैं? तो मेरा जवाब होगा कि हमारे बच्चे इंडिया से कम 1000% पीछे हैं। तो इन्हें तो कई साल लगेंगे, तो फिर जाके ये इंडिया के बराबर आएंगे। आप वेस्ट की तो बात ही ना करें। कैसे रजा साहब, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर देखे जाए एजुकेशन की, तो वहाँ पर इतने भारी भरकम बैग्स नहीं होती है, कंसेप्चुअल स्टडी होती है वहाँ पे। उनके पास लैपटॉप्स नहीं है, जो स्कूल में जाके जो वो लोग पढ़ते हैं उनके पास बैग्स, बुक्स वगैरह नहीं होती है। यहाँ पर बच्चे बैग्स लेके जाते हैं, तो क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है इसकी आपको लगता है? ये एक्चुअली वही शुरू में जो पहले बात हुई ना कि मार्केटिंग से जिस दिन हम निकल आएंगे और हम चाहेंगे कि बच्चों को कुछ डिलीवर करें और हम अपने मुल्क को कुछ डिलीवर करें, तो उस दिन ये होगा। अभी तक तो हम मार्केटिंग की पॉलिसी पे चल रहे हैं और हर जगह मार्केटिंग हो रही है। चाहे रोड्स बनानी है, चाहे गवर्नमेंट ने अपने आप को पेश करना है, जी हमने करिकुलम चेंज कर दिया, हम ग्रेडिंग सिस्टम ले आए। ग्रेडिंग सिस्टम के बावजूद आपको रट्टा लगाना पड़ रहा है। अगर आप रट्टा लगा गए हैं और पहले नंबर लिख रहे थे और आज ग्रेडिंग सिस्टम के आप ले आए हैं, तो क्या फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जब तक आप अपना कॉन्सेप्ट ठीक नहीं करेंगे, जब तक इस मुल्क के बड़े जिम्मेदारान ये फैसला नहीं करेंगे कि हमने इन लोगों को, इन बच्चों को भी पढ़ाना है और बाकी दुनिया के बच्चों के बराबर करना है, या उतनी समझ अकल देनी है जितनी बाकी लोगों को है, तो उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है रज़ा साहब, यकसा निज़ाम तालीम लाना नागुज़ीर होता जा रहा है? यकसा निज़ाम तालीम शुरू से था, इम्प्लीमेंटेशन कराने में उसके अंदर खामियां थी। और वो आज भी हैं। नेशनल करिकुलम 2005 में परवेज़ मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में बना था।
और उससे पहले भी था और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कराने की बात होती है। आप पॉलिसीज बना देते हैं, अभी भी हमारे सारे कानून मौजूद हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस दिन होता है जिस दिन गवर्नमेंट को या जो अदारा है उसको कोई अपना कंसर्न होता है। उसने कोई प्रेशर डालना है आपके ऊपर, उसने किसी जगह पे जाके शो ऑफ करना है, उसने कहीं मार्केटिंग करनी है, उस दिन वो इम्प्लीमेंट करा लेंगे। आपने देखा ट्रैफिक का कैसा निज़ाम पिछले 3 महीने से हुआ था। क्यों? इसमें बहुत सारे समझदार लोगों के लिए बहुत सारी बातें हैं। आपकी अदालतें क्या बात कर रही हैं और आप क्या चाहते हैं कि निचले तबके के अंदर इंसाफ दिखा के तो हम ये जाहिर करें कि हमारे ऊपर भी इंसाफ हो रहा है। नहीं, आप ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर ये 1980 के होती ना जनरेशन, 90 की होती वो मान जाती। ये 2023 की जनरेशन है, ये अपने माँ बाप की बात मानने से पहले 100 दफ़ा तहकीक करती है, सोचती है और उसके बाद इम्प्लीमेंट करती है। तो गलत फहमी से बाहर निकलें, आप इक्वल रहेंगे, इंसाफ करेंगे, तमाम लोगों के साथ वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स करेंगे, तो फिर ये बच्चे, ये कौम, जो आने वाले बच्चे हैं, फ्यूचर है हमारा, फिर वो मानेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए, हम सारे या जितने भी लोग हैं, हम लोग हमारे निज़ाम तालीम के हवाले से बुराइयां तो हम लोग करते रहते हैं, खामियां हर जगह मौजूद होती हैं, लेकिन क्या कोई अच्छाइयां भी मौजूद हैं इसके अंदर? कोई अच्छी चीज़ें भी हैं या सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही हैं इसके अंदर? नहीं, देखिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन दीन अल्लाह ताला ने हमें दिया है। दुनिया के सबसे अजीम शख्सियत वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर आपको 2 चीज़ें ये मिरास में मिल गई हैं, विरासत में मिल गई हैं, एक कुरान और दूसरे आपके प्यारे रसूलुल्लाह, और सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ कि पूरी दुनिया उनके इल्म से मुस्तफ़ीद होती है। पूरी दुनिया में वो रूल्स हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, चाहे वो वहाँ डिसिप्लिन है, चाहे वहाँ पे फैमिली का एक स्टेटस है, चाहे वहाँ पे एक दूसरे के हकूक़ की बात है, चाहे वहाँ पे इंसानी हकूक़ हैं, चाहे वहाँ पे कोई भी और आपकी रियासत की जो जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर, और रियासत की जो जिम्मेदारियाँ आप पे और आपकी जो जिम्मेदारी रियासत के साथ हैं, वो सारे रूल्स तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपना रहे हैं, पूरी दुनिया अपना रही है। तो हम पीछे हैं उनसे, और हम नहीं बस अपना रहे। और मैं बल्कि वेस्ट से अक्सर सवाल करता हूँ कि हर चीज़ तो आपने ली है हमारे बुजुर्गों से, और आप हमारे साथ सलूक ऐसा क्यों करते हैं? आखिरकार उस्ताद तो वही हैं आपके, आप माने ना माने, उस्ताद तो पूरी दुनिया के वही हैं। तो आपने हर चीज़ उनसे ले ली, उनसे सीख ली, समझ ली, इम्प्लीमेंटेशन कर ली, रूल्स बना दिए, पूरे अपनी कंट्रीज़ के अंदर उसको लागू कर दिया, लेकिन आप मानते नहीं हैं कि हमने ये चीज़ें वहाँ से ली हैं। नहीं, कभी भी नहीं मानेंगे वो, अब 100 साल बाद भी नहीं मानेंगे वो इतनी तरक्की भी कर रहे हैं हमारे उन्हीं रूल्स के साथ, लेकिन वो कभी भी हमें अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है रज़ा साहब, लास्ट पे यही पूछूंगी कि हमें फिर क्या बच्चों को होम स्कूलिंग करवा देनी चाहिए अगर यही निज़ाम तालीम रहा हमारा? तो देखिए, ये तो मैं बड़ी गुजारिश करता हूँ वालिदैन से कि हमेशा से बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा वालिदैन का है। अब वालिदैन के लिए ये एक ज़माना था, एक मुश्किल आ गई कि सिर्फ उनको स्कूल भेजना पड़ता था, और अब दोबारा एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ वालिदैन चाहें तो बच्चों को घर पे होम स्कूलिंग के जरिए अपनी निगरानी में पढ़ा सकते हैं। जो आजकल की डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं कि बच्चे का रिजल्ट, बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे की वीकनेस और उस वीकनेस को कवर कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें, वो एक सॉफ्टवेयर आपको डिज़ाइन हुए हैं, वो सॉफ्टवेयर आपको बता देते हैं। जिस टॉपिक में आप वीक हैं वो भी बता देंगे। वो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो टॉपिक में आप जिस जगह पे वीक हैं, या अगर आपने फ़र्ज़ करें एक चैप्टर है उसके 7 पार्ट्स से आपने सी पार्ट नहीं किया, वो आपको जो आपका सॉफ्टवेयर है वो बता देगा कि आपका सी पार्ट में से आपने कोई आंसर नहीं दिया, आपको नहीं आता। तो ये टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट वो है, टीचर से ज़्यादा जो उसकी फॉर्मेशन है वो फास्ट है। तो ये बहुत आसानियाँ आ चुकी हैं इस दौर में। अब जो वालिदैन चाहें अपने बच्चों को होम स्कूलिंग कराना वो करवाएं। दुनिया भर के ममालिक में होम स्कूलिंग हो रही है और बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रही है। और वैसे मेरी अपनी प्रेडिक्शन ये थी कि 2026 तक हम पाकिस्तानी जो हैं कोई 30-40% शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, होम स्कूलिंग हो जाएंगे इन पाकिस्तान में। 1 महीना 2 महीने हो गए, हमारे बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, वालिदैन ने फीस दी है। वालिदैन ने फीस दी है, बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। और यही अगर आप होम स्कूलिंग कौन चाहता है कि मैं फजूल में फीस दूं? कौन चाहता है कि मैं कोई भी नहीं चाहता किसी के पास इतने कोई पे करूं? वेस्ट ऑफ मनी तो है नहीं है कि भाई ऐसे ही बहाता रहे कि उसको दरख्तों से पैसे उतर रहे हैं। तो इसलिए होम स्कूलिंग की तरफ भी जा सकते हैं। प्रोडक्शन यही करके जा रहे हैं। 2026 तक हम लोग शायद होम स्कूलिंग की तरफ चल जाए। हमारे साथ रज़ा रहमान साहब मौजूद थे। रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्या खूबियाँ हैं क्या खामियाँ हैं, उसको हाईलाइट करने की कोशिश की। आप एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं जनाब, क्योंकि इंसान को जब नज़ला ज़ुकाम या कोई भी ऐसी बीमारी होती है तो उस पर थोड़ी बदहाली सी जो कैफियत है ना वो ज़रूर तारी हो जाती है, और फिर उसके काम करने की जो स्पीड है वो भी, उस पर भी ख़ासा फ़र्क पड़ जाता है। खांसी तो सर्दी के मौसम में एक बड़ा यूजुअल सी बात होती है, मामूली की बात होती है, और कभी कभार उनके साथ बुखार भी हो जाता है। तो क्या ऐसी सूरत हाल में आपको हर दफ़ा डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, या कुछ घरेलू टोटके या हर्बल तरीका इलाज अपनाकर आप ठीक हो सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकते हैं? कुछ के नज़दीक तो जब नज़ला ज़ुकाम या कोई भी ऐसी डिज़ीज़ हो तो दूध में हल्दी, थोड़ा सा अदरक का रस और चुटकी भर पिसी काली मिर्च मिलाकर पी लें तो इससे नज़ला ज़ुकाम आपका ना भाग जाएगा, या उसमें खासी बेहतरी आ जाती है। या फिर एक गर्म पानी में 2 से 3 खाने के चम्मच सेब का सिरका, जिसको विनेगर कहा जाता है, या हस्बे ज़रूरत शहद मिलाकर पिए, या विटामिन सी भी इसका इलाज है। कुछ के नज़दीक ऐसी सूरत हाल में धूप, तेज़ प्याज की खुशबू भी नज़ला ज़ुकाम को बेहतरीन इलाज कहा जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें होती है, डिफरेंट इलाज है, तरीका इलाज है जो लोग अपनाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि किस तरह हम हर्बल तरीके से, हर्बल मेडिसिन्स के थ्रू अपने तमाम तर बीमारियों का इलाज मुमकिन बना सकते हैं, और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ी ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है इन स्टूडियोज़ में। तबीबा मासूमा ज़हरा साहिबा हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं। तो मासूमा साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। क्या हाल है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मासूमा जी, सबसे पहले तो बताइए कि हर्बल तरीका इलाज कितना एक तो मौसर है और कितना फ़ायदेमंद है? देखो, सदियों से चल रहा है, हाँ। और अब तक चल रहा है, तो मौसर है, तो चल रहा है। पहली बात, जिस ज़माने में ये मशीन्स नहीं होती थी, उस ज़माने में से लेके अब तक तबीब आपकी नब्ज़ देख के आपके अंदर का हाल जानते हैं। क्या बात। और ये वो तरीका इलाज है जो आपके जिस्म के साथ साथ आपको रूह को भी पड़ता है। हमारे लिए कोई भी पेशेंट आ जाए वो 2 तरह से होता है। एक वो जिसका फिजिकल बॉडी, जिसको हम टच कर रहे हैं, जहाँ हम एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, और दूसरी औरा ची एनर्जी या रूह की बॉडी है, जिसको महसूस किया जा सकता है, नापा तोला नहीं जा सकता। सो टेम्परेचर एंड टेम्परामेंट बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन होलिस्टिक साइंस। अब जहाँ बात आ जाती है बॉडी, फिजिकल बॉडी की, तो उसको नरिश करने के लिए हमेशा आपकी रूह, ची या एनर्जी की बॉडी या आपके टेम्परामेंट को नरिश करना ज़रूरी है, और वो खुराक से होता है। इसीलिए हदीस है, इलाज से बेहतर परहेज, यानी खुराक आपका वो मौसम तब्दील करती है अंदर का कि जो आपके इस फिजिकल बॉडी को चलाता है। ठीक है, अब ये मौसम है सर्दी का मौसम, शदीद ठंड का मौसम, और इस मौसम के अंदर इस साल और ख़ास तौर पे अनयूजुअल है पंजाब में, खास स्पेसिफिकली लाहौर में ऐसे लग रहा है कि आप मरी में बैठे हैं। मतलब ठंड कुछ ठीक ठंड नहीं है ना। वो वाली ठंड नहीं है जो ये वो नहीं है। हाँ, अब ऐसा जब मौसम हो, इसको हम कहते हैं वाता पैसिफाइंग सीजन। ऐसा मौसम जो खुश्की पैदा कर रहा है, तो ये उन लोगों के लिए बुरा पड़ता है जिनकी अपना टेम्परामेंट, अपना बॉडी का मजाज खुश्क मजाज है। उनके लिए ये एक्सट्रीम बुरा मौसम है। देखो, बॉडी के आपने देखा होगा, हर किसी को खांसी नहीं हो रही, किसी को बार बार खांसी हो रही है। सही है। वो जो किसी बार बार कर रहे हैं ना, वो लोग हैं जो इंटरनल खुश्की लेके जेनेटिकली पैदा हुए हैं। सो हम जब इलाज की बात करते हैं, रेमेडीज की बात करते हैं, मैं हमेशा हर चैनल पे कहती हूँ ये टोटके नहीं है, ये रेमेडीज है। सही। तो रेमेडी किसी तबीब को पूछे बगैर हर किसी के लिए नहीं होती। पहली चीज, ठीक है। अब अगर आपने लेट्स सपोज कह दिया, जिसने आपने एप्पल साइडर विनेगर का भी नाम लिया, आपने खट्टे का नाम लिया, तो जिनका वाता पहले ही एक्सेस है, वो एलर्जीज, एस्थमा, स्किन डिजीज के साथ हैं, तो उनको ये खट्टी चीजें बुरी पड़ सकती हैं। सो हर एक के लिए खट्टा इज डिफरेंट। विटामिन सी सबके लिए जरूरी है, लेकिन उसका जायका कौन सा जरूरी है ये एक तबीब बताता है। लेट्स सपोज आपको लेमन में भी विटामिन सी मिल रहा है, आपको अमरूद में भी मिल रहा है, आपको शलजम में भी मिल रहा है, तो 3
के 3 टेम्परामेंट्स के लिए हैं। सो आपको अपना पहली चीज़ इस सीज़न में, अगर आप लोग मैं आपके चैनल के तवस्सुत से कहूँगी कि आपकी पहली चीज़ ये है कि थोड़ा सा वक्त निकालें, अपने करीबी तबीब से मिलके अपना जेनेटिक सीज़न पहले जानें। फिर उसके मुताबिक अगर आप अपनी डाइट को चेंज करोगे, लोगे, तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो ट्राइडोशिक, जो तीनों डोशाज या तीनों बॉडी टेम्परामेंट के लिए होती हैं, उसका जिक्र आज कर लेते हैं। जी, ठीक है, जरूर। तो वो अब के लिए इसको क्या हम करना चाहिए? अब हम इसको कहते हैं ये प्री स्प्रिंग क्लिनजिंग टाइम है। अच्छा। यानी हर मौसम के आने से पहले उसकी तैयारी करनी होती है। तो एक्सट्रीम कोल्ड आने वाले स्प्रिंग या बहार के मौसम के लिए क्लिनजिंग का टाइम करार दिया जाता है। जो दिसंबर गुजरा था वो हाइबरनेशन का टाइम था। हर कोई अपने बिस्तरों में, अंदर ठंड में, नीचे, ऊपर से बहुत सारे फंक्शंस, तो हमने वो हाइबरनेशन को वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था। ठीक, तो हम इस मौसम में ज्यादा बीमार हुए। अगर अब हम वो नहीं करेंगे जो स्प्रिंग में हमें हेल्प करेगा, तो हम स्प्रिंग में पोलन एलर्जीज का शिकार हो जाएंगे। तो दिस इज द क्लिनजिंग टाइम। क्लिनजिंग के लिए सुबह उठते साथ ही खट्टा और पंगत टेस्ट का ले लेना, वो बहुत जरूरी है। उसमें क्या आता है? उसके अंदर लेमन का इस्तेमाल विद हनी और थोड़ा सा सिनेमन। इसको अगर रात को आप भिगो दें सिनेमन को पानी में, सुबह इसको हल्का सा ल्यूक फॉर्म कर लें और इसमें हल्का सा लेमन अपने गले के मुताबिक डालें। ये देख के कि आपका गला कैसा है, यानी आपको ज्यादा खट्टा तुरशी बुरी लगती है तो उसको कम डाल लें, और अगर किसी को तुरशी बुरी नहीं पड़ती तो वो ज्यादा डाल सकता है। इसको उठते साथ ही थोड़ी सी लाल मिर्च की चुटकी के साथ। अच्छा। सो गर्म पानी जो रात को भिगो दिया, एक गर्म पानी लिया, सिनेमन स्टिक ली, गर्म पानी में भिगो दी, ओवरनाइट उसका अर्क सा निकल गया। सुबह उसको ल्यूक वार्म किया, पिंच ऑफ लाल मिर्च, थोड़ा सा लेमन, वो डाल के पी लिया, तो ये आपको सुबह किक स्टार्ट देगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। और अंदर शहद भी डालनी है? डेफिनेटली शहद डालेंगे तो वो जो लेथार्जिकनेस है, उठा नहीं जा रहा, इस मौसम के अंदर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत खराब हो गया है, हर खाने पीने की चीज उल्टी पड़ रही होती है, और हम समझते हैं मुरगन गजा खाएंगे तो ताकत आएगी, जबकि ये मौसम खास तौर पे जो जनवरी और मिड फरवरी तक का मौसम गरम नरिशिंग लाइट फूड का मौसम है। ये वो मुरगन गजाएं खा ली जो दिसंबर में खानी थी, क्योंकि तो अब लाइट फूड की तरफ करते ना, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। बिल्कुल, और इस मौसम में सबसे ज्यादा हार्ट फेलियर्स आ रहे हैं, इस मौसम में हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आ रहे हैं, मुरगन गजाएं खा रहे हैं, बिल्कुल ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो पानी का इस्तेमाल सारे दिन में बहुत ज्यादा, कम से कम 12 ग्लास पानी इसी मौसम में सबसे ज्यादा पिया जाता ना। पता है, इसी मौसम में सबसे ज्यादा हमारे पास जॉन्डिस के पेशेंट आते हैं। हम समझते हैं गर्मियों में जॉन्डिस आएगा, मैक्सिमम जॉन्डिस अब आता है। अच्छा। क्योंकि हम नट्स खा रहे हैं, सूप्स पी रहे हैं, स्ट्यूज ले रहे हैं और पानी नहीं पी रहे, तो ऐसे में जॉन्डिस होने का खतरा ज्यादा है। ये मौसम स्प्रिंग की प्री स्प्रिंग क्लिनजिंग है, यानी बाहर से पहले की सफाई का मौसम है, तो इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना चाहिए। 12 ग्लास पानी अच्छा लगे ना लगे, 4 दिन सिर्फ पिए, 5वें दिन वही अच्छा लगने लग जाएगा। बार बार जो आपका कंप्लेन होती है कई लोगों की कि हम पानी पीते हैं, हमें वॉशरूम जाना पड़ता है, सिर्फ 4 दिन की बात है। 4 दिन के बाद आप ही के चैनल पे प्लीज मैसेज करके जरूर बताइएगा कि अगर आपने 4 से 5 दिन प्रैक्टिस की, बाद में आप नॉर्मल बिहेवियर पे आ जाओगे। दिन से 2 से 3 करके देखते हैं कि 4 से 5 दिन होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है कि अच्छा चले सादा पानी नहीं पिया जा रहा, तो हम लोग जिस तरह फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी पानी और जूस में बहुत फर्क है। पानी पानी है, जूस पानी ही पीना है, 12 ग्लास 10 से 12 क्लिनजिंग करनी है ना आपको, कोई सफाई करनी है तो जूस से कर लो, नहीं कर सकते। वजू करना है जूस से कर लो, पानी नहीं कर सकते। तो पानी आपकी सफाई का जामिन है। पानी जितना पिएंगे उतना आपकी स्किन बेहतर, उतना आप हाइड्रेटेड, स्किन अच्छी, बाल अच्छी, नाखून अच्छे, तो पानी पिए, पानी मुश्किल सबसे बेहतरीन है। अच्छा, दूसरा मसूमा जी, क्योंकि मैदा सबसे आपका इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर मैदा आपका सही है तो आप इंटरनल भी और एक्सटर्नल दोनों ही अच्छे नजर आते हैं। मैदे के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी अच्छी चीजें हैं जो हमें सेहतमंद देखो, जैसे मैंने कहा ये प्री स्प्रिंग क्लिनजिंग का मौसम है, तो सबसे अच्छा ये है कि जनवरी के महीने में कम से कम हर 10 दिन के बाद 3 दिन की खिचड़ी क्लिनज कर लें। ठीक है, खिचड़ी क्लिनज का तरीका रेसिपी में बता देती हूँ। आधा कप मूंग दाल,
1 चौथाई कप ब्राउन राइस 3 लीटर पानी में डाल दीजिए, ठीक है। हाँ। 3 लीटर में पानी में डाल के इसको इतना बॉईल करें, अपने जायके के मुताबिक नमक, काली मिर्च डाल दीजिए। काली मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च नहीं हाँ, डालेंगे, लाल मिर्च नहीं क्योंकि डालनी ये है। क्लिनजिंग है, हाँ। ठीक है। सो उसको डाल के इतना पकाएं कि वो 1 लीटर सूप सा रह जाए। 3 दिन डेली 1-1 लीटर सूप पियेंगे आप, अच्छी तरह से फ्लश आउट करेंगे। आपके लंग्स अगर बार बार चेस्ट कंजेशन हो रही है, अच्छा, ये उसके वो लिए भी अच्छी बेहतरीन है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, ये उसके लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ नाक और नाफ में तेल डालना वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा मसूमा साहिबा, जिस तरह आपने बताया खिचड़ी खानी है हमने अपनी क्लेंजिंग के लिए, बॉडी क्लेंजिंग के लिए, दूसरा इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि इस मौसम में इम्यूनिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा बीमार होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो, इम्यूनिटी बूस्टिंग, अगेन इम्यूनिटी बूस्टिंग का मतलब है सीजन से पहले सीजन का इलाज करना, नॉट इन द सीजन के अब हम बीमार हो गए अब इम्यूनिटी अब बूस्ट हमने कैसे करें। immunity करना। अब तो आपकी इम्यूनिटी इस वक्त बहुत डाउन है, तो इस वक्त सिर्फ आप उसको हेल्प आउट किक स्टार्ट दे सकते हो। अच्छा, मुरब्बा आंवला का इस्तेमाल जनवरी, फरवरी और मार्च तक, ये मुरब्बा आंवला सुबह निहार मुंह लेने से आपको आयरन और विटामिन सी मिलती है। विटामिन सी आपको पता है इम्यूनिटी बूस्टर है, विटामिन सी जितना अंदर जाएगा उतना बेहतर है। एक दूसरा, आजकल अमरूद आया हुआ है, कच्चा अमरूद जो बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन होता है, बिल्कुल कच्चा अमरूद, बिल्कुल कच्चा अमरूद, उसके छिलके को अगर आप हल्का सा रब करके उतार दें, वाइट हिस्सा उसका ना आए, अच्छा। उसको तवे पे जला के अब डब्बी बना के रख दें। अच्छा। डेली वो 1/2 टीस्पून फांक लेने से भी आपको बहुत ताकत मिलती है। ये तो है जर्नलाइज के आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना चाहिए। फीस अभी के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग टी है, जिसमें खत्मी, खबाजी, उनाब भी विटामिन सी का एक बेहतरीन, जोजोबा जिसको बोलते हैं, बेहतरीन सोर्स है। उनाब, तुलसी और मुलट्ठी। दोबारा से बोलती हूँ, खत्मी 1/2 टीस्पून, खबाजी 1/2 टीस्पून, उनाब 7 अदद, मुलट्ठी 1 इंच और तुलसी के 10 पत्ते। इनका कहवा बना के सुबह शाम लें तो ये आपका बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टिंग कहवा बन जाता है। क्या बात। इसका और ये इस्तेमाल सारे करें। आराम से और अगेन इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए आपको हिजामा, आपके अंदर का आमा या टॉक्सिन्स को निकालना बहुत ज़रूरी है। साल का शुरू, साल का मिड और साल का आखिर, साल में कम से कम 3 हिजामे ज़रूर करा लिया करें। तो जनवरी के महीने में हिजामा डेट्स लास्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर आएंगी, अपना हिजामा लाजमी कराएं। ख़ास तौर पे जो सुन्ना पॉइंट्स हैं उनको करा लेने से आपके अंदर आमा या टॉक्सिन्स निकल जाते हैं और यू आर गुड टू गो। जो आप खा रहे हैं फिर गंदगी बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए जगह बाकी बच जाती है, बच जाएगी। तो उसका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि जिनको बहुत ज़्यादा, अच्छा हिजामा पे चले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखो, हिजामा जर्नलाइज्ड टॉक्सिन्स रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है, ये पेन रिलीफ के लिए बहुत अच्छा है। इसको अगर आप कहो कि जी ये अगर आपको, जैसे बहुत सारे लोग आते हैं हमने वेट लॉस करना है, हिजामा कर दें। वेट लॉस में भी होता है? वेट लॉस में सिर्फ किक स्टार्ट देता है, मैं यही बताने लगी थी कि वेट लॉस अगर आपका हो रहा है, वजन आपका स्टक हो गया है, वेट पूरी तरह से वैसे गिर नहीं रहा जैसे गिरना चाह रहे हो आप, तो फिर जाके हिजामा ज़रूर कराओ। और लेकिन उसके साथ ड्राई कपिंग का ज़्यादा है। अगर सेलुलाइटिस है, ब्लड फ्लो बेहतर करनी है, स्किन को टाइट करना है, तो फिर ड्राई कपिंग होगी। फिर ये वेट कपिंग या हिजामा एक दफ़ा करा के ख़त्म हो जाता है, लेकिन ड्राई कपिंग आप महीने में 2 से 3 दफ़ा कराते हो तो आपकी बॉडी टोन अप हो जाती है, उसके लिए अच्छा है। फेस पे भी करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, फेस पे ही करानी चाहिए। आप जो आजकल जाके आप मुख्तलिफ प्रोसीजर्स में जाते हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ड्राई कपिंग फेस की कराते हो तो आपकी कोलेजन खुद ब खुद बिल्डअप होती है, क्योंकि आपकी ब्लड फ्लो बेहतर हो गई ना, आपकी स्किन के बीनीथ आपने वहाँ पे ब्लड को फ्लो को बेहतर कर दिया, बॉडी अपने रिजुविनेशन खुद से करती है। उसके निशान तो नहीं पड़ जाते जिस तरह हिजामा के पड़ते हैं वो? नहीं, या अगर किसी एक्सपर्ट से कराएंगे तो ऐसा सच निशान नहीं पड़ते, लेकिन अगर आप प्रॉन टू हैं कि आपको नील जल्दी पड़ जाते हैं तो फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक टेक्निक होती है ना, हर चीज़ की एक प्रॉपर तरीक़ेकार है, तो उसके साथ कराएं तो बिल्कुल नहीं। जिस तरह बहुत सारे लोग जो नेचुरल प्रोसीजर्स पे जाना चाहते हैं, जो बूटॉक्स और फिलर्स की तरफ नहीं जाना चाहते, वो लोग हमारे पास आते हैं अपने फेस लिफ्ट के लिए और उसके अंदर 100% रिजल्ट आते हैं। और वो ये जो ड्राई कपिंग है फॉर फेस, ये मंथली करा सकते हैं? ये ट्वाइस अ मंथ करा सकते हैं। अच्छा, ट्वाइस अ मंथ करा सकते हैं, और इसका फ़ायदा ये है, इसका नुकसान कोई बिल्कुल नुकसान नहीं है इसका।
हिजामा भी करा सकते हैं, वो हमारी सुन्नत भी है, कुरान मजीद बिल्कुल में ऐसा भी ही। इसका बोला गया है। बिल्कुल हदीस से पाक में है, इसका जिक्र है। और अगर आप देखो तो मैं हमेशा ना मिसाल दे के बात करती हूँ कि अगर आप चश्मे से गंद नहीं निकाल सकते, दरिया से नहीं निकाल सकते, लेकिन जैसे खाले और नहरें बनती हैं उसकी भल सफाई की ज़रूरत पड़ती है। जिस्म में भी आप वेन और आर्टरीज में से वैसे गंद नहीं निकाल सकते जैसे कैपिलरीज में डिपॉजिट होता है। तो कैपिलरीज पे से गंद या टॉक्सिन्स, आमा, फ्री रेडिकल, डेड सेल्स को निकालने का वाहिद तरीका हिजामा है जिसको अप्लाई करना चाहिए। और अगर उसका जिक्र कुरान मजीद में है तो इसका मतलब कि वो इफ़ेक्टिव है और वो हमें कराना चाहिए। और जिस तरह बात की है मसूमा जी ने कि आप साल में 3 दफ़ा करा लें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है साबित। तबीबा मसूमा ज़हरा जी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया मसूमा जी कि आप यहाँ पर आई और बड़े ही अच्छे आप हमें टिप्स दे के जा रही कि किस तरह आपने इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, अपने मेदी की सेहत का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन आपने किस तरह यूज़ करनी है, हर्बल चीज़ों के ऊपर किस तरह जाना है, उस पर हमने बात की है आज के इस प्रोग्राम में। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो मज़ीद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से। और मेंटल हेल्थ में भी आज हमने बात करनी है कि शादी जब हो रही होती है, क्योंकि ये शादी सीज़न भी है, तो शादी जब हो रही होती है तो आपके ऊपर क्या क्या प्रेशर होता है, आपकी मेंटल हेल्थ किस तरह इफ़ेक्ट हो रही होती है बिफ़ोर मैरिज और आफ्टर मैरिज भी। तो जब आप शादी कर रहे होते हैं तो आपने किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी एक कह ले कि अच्छी लाइफ बन सके इन फ्यूचर। और इसके साथ साथ के जनाब लड़के के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लड़की के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, इसमें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे ये लगता है या ये कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है कि जनाब जब शादी होती है ना तो लड़की के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी जाती है और उसको कहा जाता है कि तुमने अब कॉम्प्रोमाइज़ करना है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जैसे मर्जी रहो, तुमने रहना ज़रूर है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कॉम्प्रोमाइज़ करना? और ये सिर्फ लड़की को क्यों बोला जाता है कि तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लड़के की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? तो आज हम ये तमाम तर जो सवालात है ना, ये आज हम इसके जवाब लेने की कोशिश करेंगे और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए डॉक्टर मेरी परवेज़ हमारे साथ इन स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप जानते हैं उन्हें, माहिर नफ्सियात हैं और काफ़ी दफ़ा इन कॉन्वर्जेशन हो चुकी हैं हमारे साथ। डॉक्टर मेरी आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी कहते हैं जी, एक वो कहावत है आपने भी सुनी होगी जी, जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। तो क्या वजह है कि इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाता है शादी से पहले भी और आफ्टर शादी भी? क्या ये नेचुरल प्रोसेस होता है? अच्छा देखिए, दुनिया में कहीं पर भी शादी ऑब्वियसली ये आपकी एक पूरी ज़िंदगी का एक चेंज है, एक फेज़ है जो कि कम्प्लीटली आपको एक डिफरेंट तरीके में ले जाता है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त इन यूनिवर्सिटी, वो हमेशा ये कहती होती थी कि शादी हैज़ टू बी एन एस्केप टू अ बेटर लाइफ। और अगर आपको एक बेहतर जिंदगी नहीं मिल रही है तो फिर मुझे क्या जरूरत है शादी करने की? अगर आप अपने घर में खुश हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, अगर वो अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं तो मतलब मुझे क्या ज़रूरत है अगर मुझे शादी करके एक सोशल टिक लेना है चेक लिस्ट के अंदर कि अच्छा मैंने पढ़ाई कर ली, नौकरी ले ली, शादी कर ली, अब बच्चे करने हैं, अब ऐसे वो जो आपके एक सर्टन चेक्स ऑफ लाइफ है, तो आप कहते हैं कि ये करने के लिए मैंने करना है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो अगर हम शादी को इस एंगल से देख रहे हैं कि जी मुझे करनी है क्योंकि बस इट हैज टू बी, कि ये बस मुआशरे में होता है, हाँ, सारे कर रहे हैं तो मैंने भी करनी है, ना मेरी जरूरत है ना मेरी चाहत है, दोनों ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुझे किसी के लिए करना है, चाहे वो फैमिली है चाहे कुछ और है। तो मेरा ख्याल है वो जो प्रेशर अगर कोई बहुत लोग फील करते हैं, a lot of times it's because of that too, कि वो खुद से नहीं चाह रहे होते हैं या अपनी मर्जी से नहीं वो उनके मामलात चल रहे होते, या वो उस जिंदगी के उस फेज में नहीं होते जहाँ पर वो खुद फील करे कि मैं स्टेबल हूँ इनसाइड आउट, अच्छा, जिसकी वजह से अब नाउ आई थिंक आई शुड गेट मैरिड। एक और बड़ी मज़ेदार सी सेइंग थी, वो थी कि
जब एक आदमी कम्प्लीटली सेटल डाउन हो जाता है ना, इट मीन्स कि जब उसके पास अच्छा नौकरी है, स्टेबल इनकम है, तो वो कहता है अब मैं रेडी हूँ शादी करने के लिए। हाँ। लेकिन जब एक लड़की स्टेबल हो जाती है और वो कहती है कि मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास घर भी, वो कहती है मुझे क्या ज़रूरत है शादी करने की। तो फिर आई थिंक कि हम लोग वो जो अब आप डिफ्रेंशिएट भी करना चाहते हैं ना कि हाउ डू गर्ल्स थिंक एंड हाउ डू मैन थिंक, आई थिंक दिस इज़ वन मे बी कहते हैं ना एक लाइटर नोट पे एग्जाम्पल है कि हाँ ऐसे सोचते हैं। अच्छा, जब मुझे कल प्रोड्यूसर ने बताया कि हम इस टॉपिक पे बात करें तो मैं ये सोच रही थी कि हम ये तो ज़रूर कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि मेंटल हेल्थ के आप कैसे ख्याल रखें शादी करने के लिए। हाँ। लेकिन मेरे पास तो जो क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि शादी की वजह से डिस्टर्ब्ड हैं। तो आई थॉट कि ये दिस कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कि हम लोग अगर गलत पार्टनर चूज़ कर लें, अगर आप एक गलत रिलेशनशिप में हैं तो उसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। What do you think? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि एक शादी से पहले देखो मेरी एक सोशल प्रेशर भी होता है, एक फैमिली प्रेशर भी होता है, फिर ऊपर से एक शादी का प्रेशर भी होता है कि अच्छा उस दिन क्या होगा, हम लोग क्या अच्छे तरीके से हमें ट्रीट करेंगे नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हमने सोची हुई है वो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से दोनों बोथ साइड परेशान होती है। लेकिन ये जो आप पॉइंट कह रही हैं ये भी बड़ा अच्छा है, तो किस तरह इन बातों का ख्याल रखें फिर हम? अच्छा देखिए, शादी का एक वन ऑफ द रीजंस ये भी है ना कि हमें कंपेनियन चाहिए है और मैं अकेला या लोनली नहीं फील करना चाहता या चाहती, राइट। लेकिन व्हाट अबाउट दोज मैरिजेस जिसके अंदर आप एक शादी के अंदर हैं और आप एक दूसरे से इतने इमोशनली डिस्टेंट हैं कि एक दूसरे के साथ रहते हुए आप अकेलापन या लोनलीनेस फील कर रहे हैं। दैट इज़ इवन वर्स कि आपको एक कपल्स काउंसलर के पास, एक थेरेपिस्ट के पास या अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस करना पड़ रहा है कि मैं अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं हूँ या मैं अकेला फील कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो आप एक क्रॉनिक डिसअपॉइंटमेंट के अंदर, आप एक क्रॉनिक सैडनेस के अंदर रहते हैं। अगर मैं इसको कोई बहुत ज़्यादा क्लिनिकल टर्म्स ना दूँ कि आपको डिप्रेशन हो गया है, लेकिन आप एक बहुत अरसे तक अगर उदास रह रहे हैं, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, आप अपना आप नहीं फील कर रहे, तो आप ऑटोमेटिकली देयर आर चांसेस कि वो आपका पैटर्न बनते बनते वो एक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। हाँ। अब हम बहुत से लोगों को देखते हैं जैसे शादी के बाद इमीडिएटली वन ऑफ द प्रेशर्स इज कि आपकी औलाद होनी चाहिए जल्दी से। अब अगर आपने फौरन से औलाद कर ली, आप लोग एक दूसरे को ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ना अपने आप को समझ रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते से क्या चाहिए, मेरी क्या वैल्यूज़ हैं, मुझे क्या, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं आगे अपने गोल्स को जिस तरीके से देखती हूँ या देखता हूँ, क्या मेरा पार्टनर उसके साथ अलाइन करता है या नहीं करता। अब इस दरमियान के अंदर आपने, अच्छा एक और भी एंगल है ना, एक बच्चे वाली बात पे तो आते हैं, हम चाहते हैं कि एक 25 साल का लड़का या लड़की जो है, करियर भी उसका बेहतरीन हो, हेल्थ भी उसकी बहुत अच्छी हो, पार्टनर भी वो बहुत अच्छा हो, अपने आप को भी स्टेबल रखे और अपने पार्टनर की भी रिस्पांसिबिलिटी। और अब इस दरमियान में अब हम एक बच्चा भी पैदा कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना ज्यादा जो लोड आपने किसी के ऊपर डाल दिया है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर समबडी, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि अगर पार्टनरशिप के अंदर टीम बना लें एक दूसरे की, और अगर वो कहेंगे जी हम एक्सटर्नल मैटर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे और अपनी मेंटल हेल्थ क्या, अपनी हेल्थ इन जनरल का ख्याल रखते हुए शादी चलाएंगे, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज आई थिंक कि आप अपने लिए और अपने आने वाली जो नस्ल है उसके लिए आप बहुत अजाब क्रिएट कर देते हैं। डोमेस्टिक इश्यूज क्यों है या डोमेस्टिक वायलेंस इसीलिए करते हैं कि हम लोग या अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती ना कि आप अपने आप को टाइम ही नहीं देते। और दूसरा ये कि लड़कियों को सिर्फ ये क्यों बोला जाता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज करना है, लड़कों को क्यों नहीं बोला जाता कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। लड़की को ये माइंड मेकअप करके भेजा जाता है कि भाई बेटा तूने ये करना है, इस तरह करना है, इसका ख्याल रखना है, उसका ख्याल रखना है। वो भी कहीं ना कहीं चीज़ें पीछे होती हैं, बैक ऑफ द माइंड मेरी चल रही होती हैं कि यार हमने जिस भी हाल में रहना इसी के साथ है, हमने वापस नहीं जाना। ट्रू, आई थिंक कि लड़कियों के ऊपर इमोशनल और सोशल प्रेशर ज्यादा होता है और लड़कों के ऊपर फाइनेंशियल / सोशल प्रेशर ज्यादा है कि एक लड़के से एक्सपेक्टेड है, अगेन वही बात कि एक लड़का जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट है, अब आप कह रहे बेटा डिग्री पूरी होगी, अब शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन उसकी जो बेचारे की तनख्वाह है वो, अगर हमें पता है कि मार्केट के अंदर स्टार्टिंग ही 40-50,000 रुपीज है, उसके अंदर मैं कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ एज अ पेरेंट कि मेरा ये लड़का जो है ये अब अपनी पूरी फैमिली को जो है वो स्टेबल करके रख लेगा, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम अगर, वही बात है कि दोबारा से हम हमेशा जब इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन होती है तो औरत हमेशा विक्टिम लगती है और आदमी जो है हमेशा कल्प्रिट लगता है, विलन लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम अगर लेवरेज उनको भी दे, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रेशर उनके ऊपर जितना होता है,
अक्सर हम शायद बचपन में, आपको भी याद हो कि अब्बू घर से जब घर आए और वो कहें कि देखो मैं बाहर से धक्के खाकर आया हूँ exactly. और तुम लोग घर पे तुम लोगों ने रौला मचाया हुआ है, वो वाकई धक्के खाकर आए हैं। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। आज जब हम काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम घर जाते तो हमें को तो कोई तंग ना करे, हमें भी वो स्पेस हाँ, चाहिए। चाहिए। आपका जो घर है, आई थिंक इन शॉर्ट शादी जो है इट हैज टू बी होम फॉर यू। आपका दिल चाहता है कि आप वापस जाएं उस इंसान के पास भी और उस स्पेस के अंदर भी जहां पर आप दोनों एक साथ रहते हैं। और अगर शादी आपके लिए घर नहीं है, शादी आपके लिए सुकून नहीं है, तो आई थिंक कि आप बिला वजह ना जस्ट बिकॉज एक चेकलिस्ट को आपने वो करना है और आप एक मजबूरी के अंदर अगर रह रहे हैं, तो दैन यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मुझे शादी क्यों चाहिए, मुझे शादी क्यों करनी है, किस टाइम पर करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी प्लान्ड होनी चाहिए। आई वॉज टॉकिंग टू समबडी येस्टरडे और वो मुझे बता रही थी कि आई डोंट प्लान थिंग्स। अच्छा। और ये कई लोग जो ना इस बात पे प्राइड भी लेते हैं ना कि मैं तो प्लान नहीं करती, बस स्पॉन्टेनियस जो करना बस जल्दी से कर लो, फिर देखी जाएगी क्या करना है। और उन्होंने अपनी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा सफ़र किया उसके बाद। एंड अब वो जो सफरिंग है इट ओनली हैपन्स क्योंकि ना हमें रेगुलरिटी में प्लान करने की आदत है कि जी ये अगले हफ्ते के अंदर इस दिन मैंने क्या करना है, इस दिन मैंने क्या करना है, चाहे वो आपका स्पा डे है, चाहे वो आपका फ्रेंड्स डे है, चाहे वो आपका फैमिली डे है, और ना आपने लॉन्गर रन के अंदर प्लान किया है। क्योंकि जो प्लानिंग है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि जो प्लान है वो उसके अकॉर्डिंगली ही चीजें चलेंगी, चीजें ऑब्वियसली जिंदगी में थोड़ी चेंज हो जाती हैं, बट यू हैव टू हैव अ सर्टेन माइंडसेट एटलीस्ट कि अच्छा मुझे चाहिए क्या। वो कहते हैं ना सिंपल सवाल, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ लाइफ? मोस्ट पीपल डोंट हैव द आंसर टू इट। आपको क्या चाहिए जिंदगी में से? लोग बहुत ही वेग और जो है ना बड़े टर्म्स यूज करते हैं, सुकून मिल जाए, पैसे होने चाहिए, मैं फेमस होना चाहता हूँ, ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद मैं रोज फेमस होकर खुश नहीं हो सकती। सुकून का मतलब शायद मेरे लिए हर रोज चेंज होता जाएगा, सबके लिए वेरी करता है। ट्रू। सो आई थिंक कि शादी हो या कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, अगर आप अपने आप को नहीं पहचान रहे हैं, अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो आप अपने लिए भी फेलियर होंगे, अपनी शादी के लिए भी और एज अ पेरेंट भी। लेकिन क्या ये जो शादी से पहले जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा होता है वो हमें एज अ प्रेशर लेना चाहिए या उसको रफा दफा कर देना चाहिए? मेरा ख्याल है कि आप जो भी फील करें ना उसको पूरे तरीके से फील करना चाहिए। अच्छा। अगर स्ट्रेस में है, अगर प्रेशर में है, अगर गुस्से में है, तो उसको एटलीस्ट प्रोसेस करने के लिए फील जरूर करें, ताकि आप उसका मीनिंग भी तो निकाल सकें ना कि ये प्रेशर मुझे क्यों फील हो रहा है। मिसाल के तौर पे प्रेशर इसलिए फील हो रहा है बिकॉज अगर शादी की हम बात करें सिर्फ अभी कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड क्योंकि पता नहीं मैं क्या करूँगा। अब वो जो अनसर्टेनिटी है वो आपको ये वजह दे रही है कि ओ इस वजह से मैं परेशान हूँ, उसका अब इलाज ढूंढते हैं ना। अब उसका इलाज ढूंढें कि अनसर्टेनिटी अगर है, अगर मुझे इतनी बेचैनी हो रही है, तो मैं अच्छा मेरे फाइनेंसेस सीधे होने चाहिए, मैं अपने पार्टनर से इस बारे में बात करूं कि मुझे इस वजह से एंग्जाइटी हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो हम इस बारे में मिलके क्या हल निकाल सकते हैं। जब आप इस बारे में बात करेंगे, आप इसको प्रोसेस करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास स्टेप्स भी निकल आएंगे कि इसको अब मैंने हल कैसे करना और इसको कैसे ठीक करना। लेकिन किन बातों का खास करके ख्याल रखें शादी से पहले, लड़का भी और लड़की भी? ओके, सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं, ठीक है, आपके साथ बचपन में क्या हुई है और आपके साथ जिंदगी ने क्या की है, वो सारी बातों को वर्बलाइज करें, उसको लेकर आए सामने। जो बच्चे ब्रोकन फैमिली से आते हैं उनकी पर्सनालिटीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसका। उनकी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम पीपल जो कि एक नॉर्मल हाउस होल्ड से हैं शायद। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए वो नॉर्मल है कि अगर एक सिंगल पेरेंट ने उनको पाला है तो उनके लिए वो नॉर्मल है। अच्छा, वो बच्चे जो डोमेस्टिक वायलेंस की फैमिली से आए हैं उनका तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप अपना चाइल्डहुड जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको 100% होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम रोज़मर्रा में देखते हैं कि मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, बट आई नेवर टॉक अबाउट इट बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप उस बारे में सोचना स्टार्ट करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शायद मेरा मसला मेरे तक रहना चाहिए, मैं खुद ही हल कर लूँगा। अब आप सर एक पार्टनरशिप के अंदर है, ठीक है। अब अगर आपने अपने पार्टनर को नहीं बताया तो आप एक सेल्फिश पार्टनर हैं, क्योंकि आप उनको भी इस चीज से दूर रख रहे हैं कि वो आपकी मदद कर सके और इस रिलेशनशिप को बेहतर बना सके। सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो ये अब आप एक पार्टनरशिप के अंदर जा रहे हैं तो वो आपका मसला हमारा मसला, हमारा मसला आपका मसला, ये वो वाला सीन होता है। तो इसी को लेकर चलना है। खूबसूरत जिंदगी बनाइए, अपने आप को भी ईजी रखिए और बाकी लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करें। हमारे साथ मेरी परवेज मौजूद थी। मेरी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। कामयाब जिंदगी किस तरह गुजारनी है उसके हवाले से हमने बात की है यहाँ पे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।